भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों की अपनी अहमियत है। इन्हीं स्तंभों पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत चल रहा है। न्यायपालिका ही एक ऐसा स्तंभ है जो सरकार के सीधे दखल से बहुत दूर है। इस न्यायिक प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम के जरिए जजों की नियुक्ति और उनका ट्रांसफर किया जाता है। इस सिस्टम को लेकर समय समय पर सवाल उठता रहा है। एक बार फिर यह चर्चा में है क्योंकि देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस सिस्टम को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में सोचने की जरूरत है जिससे हाई जुडिशियल सिस्टम में होने वाली नियुक्तियों में तेजी लाई जा सके। आइए एनएल सारांश की इस एपिसोड में जानते हैं क्या है कॉलेजियम सिस्टम, क्यों सिस्टम का होता है विरोध और क्या है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC। कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत अक्टूबर 1993 में हुई। वैसे तो हमारे संविधान में कॉलेजियम सिस्टम की कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना ही संसद में इसको लेकर कोई कानून बनाया गया। दरअसल इस व्यवस्था की शुरुआत साल 1990 में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों से हुई और 1993 में इसे अमल में लाया गया। कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं। इसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसके अलावा 4 सदस्य सबसे सीनियर जज होते हैं। वैसे ही हाई कोर्ट में वहाँ के मुख्य न्यायाधीश इसका नेतृत्व करते हैं और 4 सीनियर जज इसके सदस्य होते हैं। कोई भी सदस्य इसके पूर्णकालिक सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि जैसे जैसे जज रिटायर हो जाते हैं वैसे ही नए सदस्य कॉलेजियम सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। राज्य कॉलेजियम जो नामों की सिफारिश भेजते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सहमति से ही सरकार को आगे भेजा जाता है। इसके बाद इन नामों को कानून मंत्रालय के पास भेजा जाता है, जहां से फिर इन नामों को प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। सरकार का इसमें सिर्फ इतना ही काम होता है कि वह इन नामों को स्वीकृत करती है। अगर सरकार किसी नाम से सहमत नहीं है तो वह कॉलेजियम को लिख सकती है, लेकिन अगर दोबारा कॉलेजियम ने उस नाम को केंद्र सरकार के पास भेज दिया तो फिर सरकार को उसे मानना ही होगा। साथ ही अगर किसी वकील को सीधे जज बनाया जाता है तो केंद्र सरकार उसके लिए IB से जांच करवाता है। जजों की नियुक्ति के साथ साथ तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम से ही होता है। साथ ही हाईकोर्ट की कौन से जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। बता दें, कॉलेजियम सिस्टम की घोषणा मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने की थी। कई बार देखा गया है कि जब केंद्र सरकार कॉलेजियम के नामों से खुश नहीं होती तो वह जजों की नियुक्ति में देरी करती है। देश के मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने भी इस कॉलेजियम सिस्टम का समर्थन किया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, कॉलेजियम सिस्टम की वजह से नियुक्तियों में नियंत्रण और संतुलन है। कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्यपालिका के साथ हमारा अनुभव कुछ सिफारिशों को छोड़कर बहुत सकारात्मक और उत्साहजनक रहा है। UU ललित से पहले देश के मुख्य न्यायाधीश रहे NV रमना ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कहा था कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, यह धारणा गलत है और मैं इस धारणा को सही करना चाहता हूं क्योंकि नियुक्ति एक लंबी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से होती है। इस सिस्टम का विरोध इसलिए होता है क्योंकि जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। 1995 में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज PB सावंत ने 2015 में कहा था कि नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना कर न्यायपालिका ने विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण किया है। जाने माने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक कॉलेजियम प्रणाली एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। इसे भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। रिटायर्ड जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस फैसले को संविधान के साथ धोखा बताया था। इस व्यवस्था में जजों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार जजों के पास ही है और इस अधिकार को चुनौती देने या इस पर नियंत्रण रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस सिस्टम की खामी यह है कि इसमें पारदर्शिता का सबसे ज़्यादा अभाव है। कॉलेजियम कैसे और कब नियुक्ति की प्रक्रिया तय करता है, कैसे अपने फैसले लेता है, इस बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। कॉलेजियम कार्रवाई कब तक पूरी हो जाएगी, इसके लिए भी कोई निर्धारित तारीख नहीं तय होती। इसके साथ ही इसमें भाई भतीजावाद का भी आरोप लगता है। साथ ही पात्रता और चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई निर्धारित मापदंड नहीं है। लोकसभा में 2021 में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कई बार रिटायर्ड जजों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी लिखित में कहा है कि जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली गलत, गैर पारदर्शी और इसमें जवाबदेही की कमी है। साल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के तहत 33 नामों की सिफारिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने कॉलेजियम को बताया कि इन 33 में से 11 ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पूर्व जज या सीनियर वकीलों के रिश्तेदार हैं। इसी तरह इस सिस्टम में SC और ST वर्ग के आने वाले जजों का अभाव है,
जिसके कारण कई बार न्यायपालिका की आलोचना होती है। 1970 के दशक तक मुख्य न्यायाधीश के सुझाव से ही राष्ट्रपति नियुक्तियां करते थे, लेकिन आपातकाल के बाद परिस्थितियां बदली और धीरे धीरे नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई और कॉलेजियम की व्यवस्था स्थापित हो गई। कॉलेजियम सिस्टम पर आज से नहीं बल्कि इसकी शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान इस व्यवस्था को परखने के लिए जस्टिस वेंकट चलैया आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की सलाह दी। साल 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, लेकिन 2014 में मोदी सरकार ने आते ही प्राथमिकता से कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके इसकी जगह NJAC के गठन का मन बनाया। इसके लिए संविधान में संशोधन कर अगस्त 2014 में इसे सदन से पास करा लिया गया। संसद के दोनों सदनों के साथ ही देश भर के 20 राज्यों ने NJAC को पास कर दिया। NJAC 6 सदस्यों का एक आयोग था जिसका अध्यक्ष देश के मुख्य न्यायाधीश को होना था। इसके अलावा इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, देश के कानून मंत्री और 2 गणमान्य नागरिक शामिल थे। इन 2 गणमान्य नागरिकों का चुनाव प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की एक समिति को करना था। NJAC में यह भी व्यवस्था थी कि यदि इसके कोई भी 2 सदस्य किसी नियुक्ति पर आपत्ति कर दें तो वह नियुक्ति नहीं हो सकती थी। राष्ट्रपति ने NJAC बिल पर अपनी सहमति दिसंबर 2014 में दे दी और इस अधिनियम को 13 अप्रैल 2015 को लागू कर दिया गया। NJAC का गठन हो चुका था, लेकिन पहली बैठक से पहले ही इसकी संवैधानिकता को चुनौती दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब इस फैसले के साथ ही कॉलेजियम व्यवस्था फिर से लागू हो गई, लेकिन NJAC को असंवैधानिक घोषित करने वाली पीठ का फैसला 4-1 से आया। अदालत ने अपने बहुमत के फैसले में कहा, न्यायिक आज़ादी संविधान का बुनियादी ढांचा है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। कोर्ट ने कहा, NJAC से न सिर्फ CJI की सर्वोच्चता कम हो रही थी, बल्कि राष्ट्रपति की भूमिका भी कमतर हो रही थी। जजों के मामले में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम नहीं करते, बल्कि स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। इस मामले की सुनवाई तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहर, J चलमेश्वर, MB लोकुर, कुरियन जोसेफ और AK गोयल कर रहे थे। इसमें जस्टिस J चलमेश्वर ही थे जिन्होंने बहुमत से अलग फैसला दिया था और जो इस पक्ष में थे कि NJAC ही न्यायिक नियुक्तियों का सबसे अच्छा विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तत्कालीन कानून मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने फैसले पर हैरानी जाहिर की और कहा कि लोगों की इच्छा को न्यायालय के समक्ष रखा गया था। इसे 20 राज्यों और सभी राजनीतिक दलों ने पारित किया था। दिसंबर 2021 में मौजूदा कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में कहा कि NJAC बिल को वापस लाने की मांग बढ़ती जा रही है। सरकार का इरादा भले इस बिल के जरिए न्याय व्यवस्था में सुधार लाने का हो, लेकिन सरकार के साफ नीयत से किए गए कामों पर भी समय समय पर प्रश्न उठता रहा है। जब वह दूसरे स्तंभ यानी कार्यपालिका पर हावी हो जाती है और अपने हिसाब से उसे चलाती है, तो डर लगता है कि वह न्यायपालिका के साथ भी ऐसा कर सकती है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।